सप्तमी कक्षा में हिंदी विषय का अपना तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां। लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। इसमें लेखक जो है हिमालय की बेटियां यानी नदियों का वर्णन कर रहा है कि नदियां जो है वो हिमालय से निकलती है, इसलिए नदियां हिमालय की क्या है, बेटियां हैं। तो लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था कि हिमालय की जो नदियां हैं उन नदियों को मैंने अभी दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी कि मैंने जब वो नदियों को दूर से देखा था तो वो बहुत गंभीर शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी और उन नदियों को देख करके ऐसे लगता था जैसे कोई संभ्रांत महिला हो। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उन नदियों के प्रति लेखक कहता है कि मेरे मन में श्रद्धा और आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। और लेखक कहता है नदियाँ जो है जिस प्रकार से कोई बालक अपनी माँ की, अपनी दादी माँ की, अपनी मौसी की और अपनी मामी की गोद में खेलता कूदता है, उसी प्रकार से मैं भी नदी की जो धारा है, जल धाराएँ हैं, उन जल धाराओं में डुबकियाँ लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, लेखक कहता है कि पहले जब नदी मैदान में थी तब मैं उस नदी की धारा में डुबकियां लगाया करता था, लेकिन इस बार मुझे हिमालय के पर जाने का मौका मिला और मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा। कंधे पर चढ़ने का मतलब है कि लेखक हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी और वो नदियाँ जो है लेखक के सामने किसी अन्य रूप में आई। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक कहता है कि मैंने जब देखा हिमालय के ऊपर चढ़ करके मैंने जब देखा तो ये गंगा नदी थी वो दुबली पतली लगती थी, सतलुज और यमुना भी मुझे दुबली पतली लगती थी। तब लेखक सोचने लगा कि यही नदियाँ जो हिमालय से निकलती है तो एकदम दुबली पतली एक जल धारा के रूप में निकलती है, लेकिन जैसे ही वो समतल मैदानों में पहुँचती है, समतल मैदानों में पहुँचने के बाद ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ चला गायब हो जाता है मैदान में जाकर। कि नदियाँ जो है जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों से ढलते हुए नीचे आती है तो लेखक कहता है कि ऐसे लगता है जैसे उछल कूद कर रही हो। उनकी कलकल की जो ध्वनि है ऐसे लगती है कि जैसे वो खिलखिला करके हंस रही हो। लेकिन जैसे ही नदियाँ मैदान में जाती है, मैदान में जाने के बाद वो एकदम से शांत और निर्मले हो जाती है। तो लेखक कहता है यही नदियाँ जो जब हिमालय से निकल रही थी तब तो कलकल की आवाज़ कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, लेकिन समुद्र मैदान में जाने के बाद इनकी भाव भंगिमाओं में बदलाव हो गया। ये किस कारण से हो गया? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, लेखक कहता है जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। लेकिन कहता है जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तब मेरा ध्यान उधर अटकता है, लेकिन उस समय भी मुझे इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना हिमालय की इन बेटियों की अर्थात इन नदियों की लीलाओं को देख करके मुझे विस्मय होता है, उतना मुझे विस्मय किसी भी लड़की को देख करके नहीं होता है। कहाँ ये भागी जा रही है और जब नदियाँ बहती हुई जाती है तो लेखक उन्हें देख करके सोचता है ये भागे हुए कहाँ जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। लेखक कहता है ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिस लक्ष्य ने इन हिमालय की बेटियों को बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कहता है कि हिमालय जो है अपनी नदियों से बहुत प्रेम करता है और फिर भी इन नदियों का हृदय जो है वो अतृप्त है, इन्हें और भी कुछ प्राप्त करने की लालसा हो रखी है। तो ऐसा कौन होगा जो इन नदियों की प्यास बुझा सकेगा। बर्फ़, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। कि हिमालय के नीचे जब नदियाँ उतरती है तो बर्फ़ से ढकी हुई वो पहाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधों से भरी हुई घाटियाँ होती है, पहाड़ से थोड़ा नीचे जाने के बाद उपत्यकाएँ आती है,
और इस प्रकार का स्थान है जहाँ ये बाल लीलाएं करती है, ये नदियाँ जो अपनी लीलाएं क्रीड़ाएं करती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, शरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और लेखक कहता है कि जब ये नदियाँ बहते बहते अपने उस हिमालय के स्थान को छोड़ कर के थोड़ी आगे निकल जाती है तो उन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, बेल के जंगल दिखते होंगे। और जब इन जंगलों में ये नदियाँ प्रवेश करती है तो इन्हें अपना पीछे के दिन याद आते होंगे। कौन जाने बूढ़ा हिमालय इन अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जानता है कि हिमालय जो है अपनी नटखट बेटियों के लिए अपने सिर को कितना धुनता होगा, कितनी चिंता वो करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यदि हमें उत्तर की ओर जाकर के पूछें तो हमें पता लगेगा कि उत्तर दिशा में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के सिवाय कुछ भी रखा नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल या कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कहता है कि जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नाम सुनते हैं तो इन दो नाम को सुनते ही हमारे सामने विभिन्न प्रकार की नदियां जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ये जो हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां हैं वो सब हमारी आंखों के सामने नाचने लग जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो खुद तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कि वर्षों से हिमालय के ऊपर की जो बर्फ़ है वो वर्षों से पिघल रही है और वर्षों से वह बर्फ़ पिघल करके इन नदियों का रूप धारण कर रही है और नदियों का रूप धारण करने के बाद वह समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। और इस क्रिया को होने में कई सौ वर्षों का समय निरंतर लग रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। कि वह समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसे हिमालय की दो बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय के कई सौ वर्षों से एक एक बूंद के रूप में इकट्ठा हो रही है और बहती जा रही है और उनके हाथ पकड़ने का श्रेय जो है समुद्र को मिला है।